अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल वेल। आज का हमारा लेक्चर है रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर पर। बट बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस तरह के और वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। सो रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर, जो लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट है वो 18th सेंचुरी के लास्ट पर और 19th सेंचुरी के स्टार्ट तक रही थी, जैसे कि 1798 से 1837 तक। ये जो मूवमेंट है वो दो रीज़न्स की वजह से स्टार्ट हुई थी। उसमें जो फर्स्ट रीज़न है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो सेकंड रीज़न है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कैसे स्टार्ट हुई थी, जैसे कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। जो पीपल्स थे इंग्लैंड में, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बनी और जो पीपल्स थे विलेजेस से उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स सिटीज़। तो सिटीज़ में क्या हुआ, सिटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई, एक कंजस्टेड सा माहौल हो गया, जिसकी वजह से बीमारियां भी फैलने लगी ना। तो क्या नाम लेते हैं, स्पेस बहुत कम रह गई, जो स्ट्रक्चर था सिटीज़ का वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ। सो जो राइटर्स थे उन्होंने सिटीज़ के इस स्ट्रक्चर को छोड़कर नेचर पर लिखना स्टार्ट कर दिया। और रोमांटिसिज्म की सबसे बड़ी फीचर क्या है, सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक क्या है कि पोइट्स जो थे वो नेचर के ऊपर लिखते थे। सो पोइट्स ने नेचर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। और दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले, जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी उससे पहले जो फ्रांस था वहाँ पर इनइक्वालिटी थी फ्रेंच सोसाइटी में। सोसाइटी 3 सेक्शंस में डिवाइड थी एक्चुअली। जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो थे क्लर्जी, और जो सेकंड थे वो नोबिलिटी थे, और जो थर्ड स्टेट थी वो कॉमन मैंस की थी, मिडिल क्लास और पुअर पीपल वगैरह की। तो जो पावर थी और सारी इंजॉयमेंट्स थी लाइफ की वो क्लर्जी और सेकंड स्टेट जो नोबिलिटी है उनके पास थी। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, उनके पास पैसा था, पावर थी। लेकिन जो थर्ड स्टेट थे वो सफ़र कर रहे थे मिजरी और पॉवर्टी में, उनके पास कुछ नहीं था। और बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर जो फ्रेंच की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी बहुत ख़राब था। जैसे कि किंग लुइस की पावर थी, किंग लुइस की गवर्नमेंट थी, तो उसकी गवर्नमेंट में जो कोर्ट थे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थी, वहाँ पर जो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लोग थे मतलब ऑक्यूपेशन सारा उनके पास था। जो थर्ड स्टेट थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। किंग लुइस मतलब कि किंग लुइस की जब हुकूमत थी तब तो क्या हुआ, फिर जो राइटर्स थे, कुछ राइटर्स थे, उन्होंने लो क्लास के लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए लिखना शुरू किया। उसमें वोल्टायर था, रोज़ेसे था, जिन्होंने राइटिंग्स लिखी और उनकी राइटिंग्स का एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ मिडिल क्लास पर। और उन्होंने फिर क्या शुरू कर दिया, उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी, जिसको हम क्या कहते हैं, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ प्रोमिसेस किए गए, जैसे कि फ्रीडम होगा पीपल्स को, उनको लिबर्टी दी जाएगी, उनके जो हकूक़ हैं वो उनको वापस मिलेंगे। तो उसकी वजह से भी फिर क्या हुआ, रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। रोमांटिक मूवमेंट में था कि इंडिविजुअलिटी को फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअलिटी पे फोकस था। अब डिस्कस करते हैं द सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि रोमांटिसिज्म क्यों स्टार्ट हुई थी, रोमांटिक मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी। अब डिस्कस करते हैं जब रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई उससे पहले क्लासिसिज्म था, तो थोड़ा सा क्लासिसिज्म के बारे में जानते हैं और फिर रोमांटिसिज्म के बारे में। क्लासिसिज्म क्या था, ये एक विटी स्टाइल था लिखने का, एक विटी ऑर्नेट स्टाइल था राइटिंग का। इसमें रूल्स और रेगुलेशंस को माना जाता था। फाइनल डिकेड्स जो थे 18th सेंचुरी के, जो लिटरेचर था इंग्लैंड में वो स्टक इन अ रट का मतलब है कि वो अपने पुराने रस्म व रिवाज में स्टक हुआ पड़ा था। ज़्यादातर जो पोइट्री है वो क्लासिसिज्म की, उसमें विटी वर्ड प्ले था जो कि एलीट क्लास के लोगों के लिए एक्सेसिबल था, लेकिन जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास के पीपल हैं वो उसको सही तरह से समझ नहीं पाते थे। तो इसका जो मास्टरपीस है वो है अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉ। और इसकी जो वर्ड सिचुएशन थी क्लासिसिज्म की वो ये है कि ये बहुत बोरिंग था।
तो ट्रेडिशन और एलेबोरेट रूल से बाउंडेड इन लोगों ने क्या किया कि मतलब कि बाउंड वगैरह थे, और ये लोग इनका जो सारा काम था विटी वर्ड प्ले वो सिर्फ एलीट क्लास समझ पाती थी, लो क्लास नहीं समझ पाती थी। उसके बाद जो फाइनल डिकेड्स 18th सेंचुरी के फाइनल डिकेड्स में एक न्यू लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसको हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। एक ऐसी लिटरेरी मूवमेंट थी जो शुरू जर्मनी में है और उसके बाद पूरे यूरोप में फैल गए। रोमांटिसिज्म जो है एक रिएक्शन था अगेंस्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लासिसिज्म। इसमें नेचर को प्राइस किया जाता था ओवर इंडस्ट्रियलाइज सिटी। क्लासिसिज्म इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ के ऊपर फोकस था, लेकिन जो रोमांटिक मूवमेंट है इसमें नेचर पर फोकस था। इमोशंस पर फोकस किया जाता था ओवर रीज़न, और इंडिविजुअल जो थे उन इंडिविजुअलिटी आ गई थी ओवर इंस्टीट्यूशंस। पहले क्लासिसिज्म में इंस्टीट्यूशंस थे लाइक चर्च एंड स्टेट, और सबको चर्च और स्टेट की बात माननी पड़ती थी। लेकिन रोमांटिक मूवमेंट में हर इंडिविजुअल अपना फ़ैसला लेने का खुद हकदार था। और इस मूवमेंट में दो जनरेशन्स ने काम किया। एक फर्स्ट जनरेशन में राइटर्स हैं और एक सेकंड जनरेशन में। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज वगैरह हैं। इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज हैं, इन लोगों ने एक कंबाइन एफर्ट से एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड में उन्होंने नेचर के ऊपर, जितनी भी इनकी पोएम्स थी वो सारी नेचर के ऊपर थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जितनी भी अपनी पोएम्स लिखी वो नेचर को फोकस करके लिखी। जैसे कि इनकी डैफोडिल्स थी, डैफोडिल्स में उन्होंने नेचर के बारे में बताया, जैसे कि उन्होंने एक फ्लावर देखा, उसके इर्द गिर्द की खूबसूरती, ब्यूटी को देखा और उन्होंने उसके ऊपर एक पोएम लिख दी। इसी तरह एस टी कॉलरिज है, ये भी नेचर के ऊपर ही फोकस करते थे, लेकिन इनका ज़्यादा फोकस क्या था, इमेजिनेशन के ऊपर के वो अपनी इमेजिनेशंस में जाकर नेचर के ऊपर लिखते थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि नेचर के अंदर कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि उनकी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखी है उसमें। उन्होंने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में उन्होंने नेचर के अंदर रहते हुए उसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बताया कि नेचर में कुछ मिस्टीरियस पावर्स भी होती हैं, उसके बारे में बताया। इन्होंने अपनी इमेजिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था एस टी कॉलरिज ने। फर्स्ट वाली जो थी वो थी प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन उन्होंने कहा कि वो तो प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो हर किसी के पास होती है, जैसे कि हमारी जो 5 सेंसेस है वो प्राइमरी इमेजिनेशन में आ जाती है। लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है वो किसी एक ख़ास इंसान के पास होती है, और वो ख़ास इंसान होता है पोइट, जो अपनी इमेजिनेशंस में जाकर पोइट्री करता है। इसी तरह सेकंड जनरेशन भी आई। सेकंड जनरेशन में थे जेन ऑस्टन, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले, जॉन गिट्स और मैरी शेले। जेन ऑस्टन जो थी वो एक बहुत अच्छी नॉवेलिस्ट थी। वो अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में जो भी चल रहा होता था उसके ऊपर अपने नॉवेल्स लिखती थी। और जो जॉन गिट्स हैं उन्होंने भी नेचर, ब्यूटी, आर्ट के ऊपर अपनी सारी पोएम्स लिखी। जैसे ऑड टू नाइटिंगेल में उन्होंने आर्ट के बारे में, ब्यूटी के बारे में बताया। इसी तरह ऑड टू ग्रेशियन आन वगैरह। अब आ जाता है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहली जो थी रिस्पेक्ट फॉर नेचर। लोग नेचर की रिस्पेक्ट करते थे। जैसे कि 18th सेंचुरी के एंड पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो इंग्लैंड में आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इंग्लैंड में, और लंदन जो था फुल ऑफ डर्टी फैक्ट्रीज़, हर जगह स्मोक, दिन और रात सिर्फ हवा में स्मोक ही होती थी। जो सिटीज़ थी वो ओवर क्राउडेड हो गई गार्बेज से। तो फिर जो रोमांटिक पोइट्स उन्होंने रिफ्यूज कहाँ लिया, नेचर के अंदर। तो नेचर के इसी लव की वजह से उन्होंने अपने कुछ पोइम्स लिखे। पहले भी बताया, जैसे सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने लिखी थी लिरिकल बैलेड्स, जिसमें उन्होंने सिर्फ नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया। दूसरा है ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ जो उन्होंने अपनी पोइट्री को ऐसे डिफाइन किया, द स्पॉन्टेनियस पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। उन्होंने विटी वर्ड प्ले और सेल्फ कॉन्शियस नेचर ऑफ क्लासिसिज्म को रिजेक्ट किया और अपने रोमांटिक्स ने अपना एक पावरफुल इमोशंस पर जोर दिया। थर्ड आ जाता है इंटरेस्ट इन कॉमन मैन। इंटरेस्ट इन कॉमन मैन का मतलब है कि वो लोग इंस्टीट्यूशन जैसे कि चर्च वगैरह के लोगों पे या फिर जिनकी पावर या गवर्नमेंट होती थी उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था कॉमन मैन्स में, मिडिल क्लास के पीपल्स के ऊपर उन्होंने अपनी पॉइंट्स लिखी। फोर्थ है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअल फीलिंग। उनकी अपनी इंडिविजुअल फीलिंग्स थी। उन्होंने जैसे कि पहले इंस्टीट्यूशंस चलते थे, चर्च वगैरह के ऊपर पोइट्रीज़ लिखी जाती थी लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइंटिफिक ट्रूथ को निगलेक्ट करते हुए इंडिविजुअल फीलिंग अपनी एक पहचान बनाने के लिए अलग से पॉइंट्स लिखना शुरू कर दी। और फिर आ गया रिलीजियस रिस्पॉन्स टू नेचर।
इसकी सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक्स है कि लोग जो है वो रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। जैसे कि पहले था कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली चल रही हैं, लेकिन रोमांटिक मूवमेंट में ये बताया गया कि कोई तो एक ऐसी लिविंग फोर्स है जो इस दुनिया को चला रही है। और फिर आता है एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन एज अ पॉजिटिव एंड क्रिएटिव फैकल्टी, मतलब कि इमेजिनेशन पर जोर दिया गया। सब जितने भी पोइट्स हैं उन्होंने अपनी इमेजिनेशंस में जाके अपनी पोइट्री को लिया, इमेजिनेशन में नेचर को पहले डिस्क्राइब किया, फिर अपनी पोइट्री लिखी। सिंपल लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो कि कॉमन मैन भी समझ सकें। दैट्स इट।